साथियों, आज हम आए हैं डॉक्टर चेतना त्रिपाठी के पास, जो कि शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उनसे हम डिस्कस करेंगे। उनसे आज पूछेंगे कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था नॉर्मल, वो क्या होती है, उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी जिसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, हाई रिस्क जो हैं उनमें उनको हम कैसे पहचान सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। स्वागत है डॉक्टर चेतना आपका। थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर साहब शुरू किया जाए। हाँ जी सर। तो मैडम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो जिनको लोग कहते हैं कि कुछ प्रेगनेंसी होती है जिनमें खतरा ज़्यादा होता है, हाई रिस्क केसेस होते हैं, ये मैडम क्या होते हैं? देखिए सर, एक प्रेगनेंसी तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर स्त्री के साथ होता ही है। नहीं होता है तो ये भी एक गंभीर समस्या है जी मैडम, उसको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। जी 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 जी। लेकिन नेचुरल फिनोमेना है तो ये अगर नॉर्मल चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हाई रिस्क में है, जैसे मतलब उसका अगर बीपी बढ़ा हुआ है या उसका शुगर बढ़ा हुआ है या उसको एनीमिया है या फिर उसको झटके पड़ते हैं पहले से ही, एपिलेप्सी कहते हैं जिसको हम, ये सब बीमारियां अगर उसको हैं या प्रेगनेंसी के दौरान हो रही हैं तो वो हाई रिस्क के अंदर आती है। उसको रेगुलर असेसमेंट की और रेगुलर फॉलोअप्स की जरूरत है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि महिला को बहुत घबराने की जरूरत है या उसके परिजनों को बहुत घबराने की जरूरत है कि अब हम क्या करें, हाई रिस्क में है प्रेगनेंसी। तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी आपके पास में जो स्त्री रोग विभाग हो या वहाँ के जो डॉक्टर हों, उनसे जाके आप संपर्क करें तुरंत और उनसे मिलें आप। मैडम, जैसे कि सुनने में आता है कि एज का भी कुछ लिंक होता है। हाँ, जैसे प्रेगनेंसी की एज होती है कुछ के, इस एज से इस एज के बीच में जो है अगर प्रेगनेंसी है तो सेफ है, मतलब ठीक है। हाँ, तो एज का क्या, मतलब किस एज के बीच में जो चाइल्ड बेयरिंग एज है वो क्या होती है, किस उम्र के बाद में प्रेगनेंसी है उसको स्पेशल खतरे की संभावना होती है, एज के बारे में आप बताइए मैडम। जी सर, ये एज का ऐसा कोरिलेशन है कि 35 से ऊपर जो महिलाएं होती हैं उनको एल्डरली ग्रेविडा कहते हैं। जी है ना, तो उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा जाता है। जी मैडम, तो मतलब उसमें अगर एल्डरली ग्रेविडा है तो उसमें क्या समस्या मतलब जो है आ सकती है? उनमें सर ऐसा होता है कि एक तो एज रिलेटेड उनको बीपी भी हो सकता है, एज रिलेटेड शुगर की भी समस्या उनको हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो हो सकती है वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो होती है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स में जिसकी वजह से डिफेक्टिव बच्चे पैदा होने की संभावना उनमें जो है हाँ जी ज्यादा होती है। जी सर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम और सब मिल सकते हैं। जी। और ये जैसे मैडम ब्लड प्रेशर के लिए आपने बताया बीपी हाई हो जाए, लो हो जाए, उसका क्या है, मतलब वो किस तरह से हाई रिस्क में आता है? कौन सी बीमारियां ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो जाती हैं? तो क्या उसमें ध्यान रखा जा सकता है? और जैसे बीपी है, ये तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, महिला जाएगी या परिवार वाले जाएंगे, पैर उसको न पाएंगे। लक्षण क्या हो सकते हैं कि जिसको लगे कि हाँ बीपी हमारा हाई हो गया है, और कौन सी बीमारी होती है? जरा विस्तार से थोड़ा बताइए मैडम। जैसे बीपी अगर हाई होता है किसी का भी, नॉर्मल पर्सन का भी या प्रेग्नेंट वुमेन का भी हाई होता है, तो एक तो घबराहट, जब हल्का ही बढ़ेगा तो घबराहट होना स्टार्ट होगी। घबराहट हो रही है, इसको इग्नोर नहीं करना है। लोग कहते हैं कि घबराहट हो रही है, चलो कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी है, हो रही है, होने दो, ठीक हो जाएगी अपने आप। और दूसरा, जब ज्यादा ही हाई हो जाता है तो क्या होता है, झटके पड़ने लगते हैं औरत को। जब महिला को झटके पड़ते हैं तो अभी भी गाँव में ये प्रचलन है कि लोग सोचते हैं कि ऊपर का हिसाब है कुछ, और अंधविश्वास बहुत है कि इसको झटके पड़ रहे हैं तो हम बस यहाँ झाड़ू दिखा लेंगे, झड़वा लेंगे और ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पुराने टाइम में ये बहुत चलता था, और जिसकी वजह से क्या था कि जो माताओं की मृत्यु दर थी वो काफी हाई थी। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसका हम ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहने का मतलब मैडम ये है कि अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है और समय से उसे कंट्रोल कर लिया जाए, तो जो आप बता रही हैं कि महिला को झटके आ जाते हैं, उसको जान का खतरा हो जाता है, बच्चे की मृत्यु की भी संभावना होती है, तो उन सब चीजों से जो है बचा जा सकता है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की आसानी से दवाइयां कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो उनको प्रेस्क्राइब कर सकता है, चला सकता है। लेकिन मेन चीज ये है कि वो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए। दूसरी बात मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आपने बताया था खून की कमी हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये खून की कमी के क्या कारण हैं जो महिलाओं में इतनी ज्यादा इंडिया के अंदर पाई जा रही है, और लगभग कितना खून मिनिमम होना चाहिए
एक प्रेगनेंसी को सही तौर पे मतलब कैरी आउट करने के लिए कि बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ रहें, आप इसके बारे में बताइए मैडम। जी, आपने नॉर्मल खून का जो है लेवल पूछा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 11.5 तक होता है, 11 से 11.5 का बीच। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर इससे कम है तो एनीमिक में आती है। सीवियर एनीमिक होते हैं जो 8 ग्राम 7 ग्राम जिनका रह जाता है। जी। और ये होता किस कारण से है, जैसे महिलाएं होती हैं जब वो अपनी युवा अवस्था में थी या फिर जब वो पैदा होने से लेकर युवा अवस्था तक, आज के टाइम में भी हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा है कि लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। जी। मेन रूप से जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है उनका पोषण, जो जन्म से ही लेके और लास्ट तक काम करता है। जन्म से ही उनके पोषण में कमी होती है, आयरन का इंटेक कम होता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के सीवियर एनीमिक होती हैं और जो प्रेगनेंसी में दिक्कत भी देती है। जी। किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है मैडम अगर खून की अत्यधिक कमी है महिला के अंदर, तो क्या परेशानियां उसको झेलनी पड़ सकती हैं? क्या ये खतरनाक है, जच्चा बच्चा के लिए जानलेवा हो सकता है क्या ये चीजें? ये जानलेवा भी हो सकता है जच्चा बच्चा के लिए, क्योंकि ऐसा होता है अगर HB कम है, बच्चे को जो सारा पोषण है वो माँ के द्वारा मिलता है, माँ के खून के द्वारा। अगर बच्चा माँ में ही HB की कमी है, माँ में ही खून की कमी है, तो बच्चे में भी खून की कमी हो सकती है। ये दोनों बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों के लिए मृत्यु के सूचक भी हो सकते हैं। जैसे डिलीवरी अगर नॉर्मल भी हो जाती है तो पोस्टमार्टम हेमरेज, जैसे डिलीवरी होने के बाद रक्त स्राव ज्यादा हो जाता है। अब मान लिया पहले से ही खून कम है और रक्त स्राव कुछ ज्यादा हो गया तो ये जानलेवा हो सकता है। दूसरा, बच्चे के मानसिक स्तर पे भी, जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे मैंने सुना है, ये असर डाल सकता है। तो इसको बचने के क्या उपाय हो सकते हैं मैडम? इसको बचने के ये उपाय हैं कि हम महिला को आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं होती हैं जो आयरन सप्लीमेंट्स को भी नहीं खा पाती हैं, नहीं ले पाती हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, उल्टी हो गया, पेट में दर्द हो गया, ये सारी समस्या उनको आ जाती है। तो और खून की ऑलरेडी कमी है, तो उन महिलाओं में क्या कर सकते हैं मैडम? उन महिलाओं में हम दूसरा तरीका उन्हें बता सकते हैं कि जो आयरन रिच फूड्स हैं वो ले सकती हैं, जैसे चुकंदर हो गया, पालक हो गया, अनार हो गया, इन सब फूड्स को वो ले सकती हैं। कच्चे चने हो गए, चना और गुड़ हो गया साथ में लेना, इससे आयरन इंटेक बहुत बढ़ता है और ये इस चीज को सही कर सकता है उनमें। जी। तो अगर ये इन कैटेगरी में कोई महिला आती है, सपोज करो उसको खून की कमी है, उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, उसको उम्र उसकी ज़्यादा हो गई है, प्लस उसको कुछ और मेडिकल इलनेस है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं मैडम अगर ये प्रेगनेंसी के अंदर हों तो बच्चे के ऊपर या जच्चा के ऊपर, प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर वो असर डाल सकती हैं? कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती हैं? एक तो हमारा हो गया जो मैंने बताया हाई BP, दूसरा होगा हाई RBS, जी। तीसरा थायराइड भी होता है, है ना, और चौथा कार्डियक इलनेस कोई है, उसे कार्डियक दिल से संबंधित कोई भी बीमारी है, अगर उसे दमा है, अस्थमा है, अगर उसको, वो भी मेन रोल प्ले करता है इसमें। दमा है जिसको, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर आते हैं। जी। जैसे मैडम आपने बताया थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे अधिकतर हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ये बच्चे को क्या क्या समस्याएं उसमें आ सकती हैं? माइंड के अंदर जो है उसका मानसिक विकास कम हो जाता है, तो इसको जो थायराइड की मान लें हाइपोथायराइडिज्म है उसको बचने के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। इसके बारे में ऐसा होता है कि थायराइड की अगर बीमारी है तो एक तो वो लंबे टाइम से क्रॉनिक बीमारी होती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कोई भी महिला प्लान कर रही है, तो पहले तो 3 महीने पहले जाके आपको डॉक्टर से मिलना है। जी। असेसमेंट बहुत जरूरी है। प्लान प्रेगनेंसी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होती है। और आयोडीन रिच नमक का भी इसमें मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, जो आसानी से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधिकतर थायराइड की कमी के कारण बच्चे के अंदर जो मानसिक विकार आते हैं उनसे हम आसानी से ही बच सकते हैं। तो ये सब चीजें बताई आपने मैडम। तो अगर किसी को ये सब कंडीशंस हैं तो क्या उसको घबराने की आवश्यकता है, या वो मतलब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कंप्लीट करके एक अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं? इसमें कोई घबराने वाली ऐसी समस्या नहीं होती है ज़्यादा। बस ये है कि आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर जैसे जैसे आपको बता रहा है वो टेस्ट कराएंगे, वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको रेगुलर खानी है। ऐसा नहीं कि उसमें लापरवाही कर रहे हैं। अगर लापरवाही करोगे तो घबराओगे भी।
जी जी जी। लापरवाही नहीं करोगे तो हर चीज का इलाज संभव है, इलाज किया जाएगा और कोशिश की जाती है कि पूरा टर्म प्रेगनेंसी तक जाया जाए। और जी, टर्म जी। तक नहीं भी जा पाते हैं तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस बनती हैं जिनमें हमें पहले बच्चा डिलीवर कराना पड़ता है, जी जी जी। तो कराना भी पड़ सकता है। जी जी जी। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसके बाद इस वार्तालाप को समाप्त करेंगे मैडम, कि इसमें जो हस्बैंड का, फैमिली का, उनको किस तरह का क्या रोल है उनका, और उनको किस तरह का सपोर्ट या सहयोग करना चाहिए महिला के लिए, परिवार का और उसके जो पति का या उसके आसपास के जो लोग हैं उनका क्या 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 रोल है अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो? हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिला का परिवार और पति का सबसे मेन रोल है कि उसकी सबसे ज्यादा केयर करनी है। जी जी। केयर बहुत रखनी है उसकी, उसको मेंटल सपोर्ट देना है, क्योंकि महिला ऑलरेडी ये सोच के खुद परेशान होती है, हम कितना भी उसे समझा लें जी 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 पर जी। वो दिमाग में सोच सोच के उस चीज को परेशान होती है, जिससे उसका बीपी हाई होने की समस्या और बढ़ सकती है। जी मैडम जी। तो इसमें परिवार को ये करना है कि उसको समझाना है, सांत्वना देनी है कि सब ठीक होगा, डॉक्टर हैं, डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर दवाइयाँ बता रहे हैं, डॉक्टर जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली समस्या नहीं है। जी मैडम। ठीक है मैडम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों को दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर।